नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। खटीमा में बीजेपी नेता गणेश ठकुराथी ने मिशन 2027 को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा बीजेपी सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और विकास के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य किए हैं, जिससे जनता का भरोसा पार्टी पर बढ़ गया है। तो वहीं उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता भाजपा के साथ है और 2027 में तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। सुनिए क्या कुछ कहा। लगातार प्रदेश के अंदर तीसरी बार हमारी सरकार जनता के द्वार जा रही है और तमाम शिक्षा का, स्वास्थ्य का, रोजगार का, जो पलायन के जो समस्याएं हमारी सरकार के द्वारा हल करी गई हैं, तमाम तरह एम्स यहाँ पर खोले गए हैं, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज यहाँ पर खोले गए हैं, तकनीकी शिक्षा के यहाँ पर विद्यालय खोले गए हैं, पलायन यहाँ से जीरो हो चुका है। इन तमाम मुद्दों को लेकर हमारी सरकार तीसरी बार जनता के द्वार जा रही है और विपक्ष का जिस प्रकार से नकारापन उनका जनता के प्रति रहा है और उनका दिन प्रतिदिन उनका जो ग्राफ कम होते जा रहा है, क्षेत्रीय दलों का ग्राफ इस बार से कम होते जा रहा है। जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी की ओर बढ़ रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में इस प्रदेश का विश्वास बढ़ रहा है। देश की जो हमारे सैनिक है उनका विश्वास बढ़ रहा है। हमारे पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से सुशासन इस प्रदेश के अंदर चला है, निश्चित रूप से पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी बताया है, तो निश्चित रूप से हम लोग पिछली बार भारी बहुमत से जो है इस प्रदेश के अंदर सरकार बनाने को फिर से जा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस की बात अगर हम करते हैं, कांग्रेस केवल चुनाव के समय में उनके अपने बड़े नेताओं को, राष्ट्रीय नेताओं को क्षेत्र में उतारती है, लेकिन 5 वर्ष का अगर इनका आप बैकग्राउंड देखेंगे, इनका ग्राफ देखेंगे, तो कितनी बार जनता के बीच ये गए, कितनी बार जनता की समस्या को इन्हें उठाया, आप सब लोग जानते हैं इस बात को। तो दिल्ली से किसी बड़े नेता को लाके, राष्ट्रीय नेताओं को लाके यहाँ की जनभावनाओं को कैसे समझा जाएगा? यहाँ की जनभावनाओं को तो यहाँ का जो नेता होगा, इस प्रदेश के अंदर जो रहता होगा, वो यहाँ की जनभावनाओं को जानेगा, जन समस्या को जानेगा। तो इसलिए चुनाव वर्ष में जनता इन सब चीजों को देख रही है, समझ रही है। कौन लगातार जो है इस प्रदेश के अंदर लगातार आए, लगातार जाते रहे, लगातार देखते रहे, लगातार विकास की बात करते रहे। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम और गंगोत्री नेशनल पार्क क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण को लेकर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां नगर पंचायत, मंदिर समिति, वन विभाग, साधु संतों और स्थानीय लोगों ने मिलकर वृक्षारोपण किया और स्वच्छता अभियान चलाया। वहीं अधिकारियों ने बताया कि यह अभियान आगामी 5 दिनों तक निरंतर जारी रहेगा और व्यापक स्तर पर पर्यावरण जागरूकता फैलाई जाएगी। यहाँ पर उपस्थित हमारे अधिकारी, गंगोत्री नेशनल पार्क के हमारे वन क्षेत्र अधिकारी महोदय और हमारे पूज्य महाराज जी, सभी को आज के शुभ दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा। और माँ गंगा के इस तट पर हम प्रयास करेंगे कि वृक्षारोपण सिर्फ नाम मात्र ना हो, आगे इसको पूरा इसका संवर्धन और संरक्षण करने का प्रयास करेंगे। और इस आज के दिवस पर नगर पंचायत और गंगोत्री नेशनल पार्क के संयुक्त तत्वाधान में यहाँ पर बृहद रूप से वृक्षारोपण किया गया, जिसमें कि जो यहाँ के जो वातानुकूलित जो वृक्ष हैं देवदार के, वो लगाए गए हैं। और आगे जो हमारा नगर पंचायत का जो काम है, स्वच्छता सफाई का भी है। आज हम इसमें जो है विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर यहाँ पर नगर पंचायत द्वारा और आप सभी के सहयोग से एक स्वच्छता अभियान चलाएंगे और गंगोत्री को स्वच्छ और साफ और निर्मल बनाने में पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद। आज विश्व पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर गंगोत्री नेशनल पार्क एवं नगर पंचायत गंगोत्री द्वारा सघन वृक्षारोपण किया गया। साथ ही हमारे साधु समाज का नेतृत्व स्वामी श्री ब्रिजानंद महाराज जी ने किया। उनके द्वारा भी यहाँ पर वृक्ष रोपित किए गए तथा ये कामना की गई कि यहाँ जो गंगोत्री धाम का पर्यावरण है वो आने वाले समय में और अधिक अच्छा फले फूले और अच्छा पर्यावरण हमारा संरक्षित रहे। और आज इस अवसर पर समस्त पार्क कर्मचारी और हमारे साथी नगर पंचायत के सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूँ। धन्यवाद। भारतीय मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 3 दिन के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग देहरादून के मुताबिक 5 जून से 7 जून तक उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों और मैदानी क्षेत्रों में तेज बारिश हो सकती है।
वहीं कई इलाकों में आंधी तूफान और बिजली गिरने का भी खतरा है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए आगामी 3 दिनों तक आकाशीय बिजली और तेज हवाओं को लेकर चेतावनी जारी की है। 6 तारीख को उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर और मैदानी क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की मध्यम वर्षा मिल सकती है। 7 तारीख से एक्टिविटी कम होने की संभावना है, तो 7, 8, 9 में जो है उत्तराखंड में रेनफॉल एक्टिविटी कम हो जाएगी, लेकिन पर्वतीय जो क्षेत्र हैं उत्तराखंड के, विशेषकर उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, यहाँ पर कहीं कहीं जो है हल्की और इक्का दुक्का स्थानों पर मध्यम वर्षा भी मिल सकती है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ी पहल की है। अगले पर्यटन सीजन से रिजर्व के अंदर प्लास्टिक की पानी की बोतलें ले जाने पर रोक लगाई जाएगी। इसके स्थान पर पर्यटकों को दोबारा इस्तेमाल की जा सकने वाली कांच की बोतलों में पीने का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। सैलानी एंट्री गेट पर रिफंडेबल शुल्क देकर बोतल ले सकेंगे और वापसी पर राशि वापस पा सकेंगे। अगर आप कॉर्बेट टाइगर रिजर्व घूमने की योजना बना रहे हैं तो याद रखिएगा कि अपने साथ प्लास्टिक के पानी की बोतलें ना ले जाएं। शुक्रवार को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ने नई पहल की है। दरअसल टाइगर रिजर्व ने ऐलान किया है कि अगले पर्यटन सीजन से पार्क के अंदर प्लास्टिक की बोतलें ले जाने की इजाजत नहीं होगी। पार्क ने प्लास्टिक की बोतलों की बजाय दोबारा इस्तेमाल की जा सकने वाली कांच की बोतलों में साफ पीने का पानी मुहैया करवाने पर जोर दिया है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का पूरा जोन अगर आप देखें तो वहां पर हमारी ये प्रयास रहता है कि प्लास्टिक पोल्यूशन जो है उसको कम से कम रखा जाए। इसमें बहुत हद तक हमको सफलता भी मिली है, क्योंकि पूरा जो जोन है वो प्लास्टिक फ्री जोन के रूप में हमने डेवलप किया है। एक जो हमने अक्सर जो समस्या देखी है वो ये आती है कि जो पीने का पानी है उसको पर्यटकों को स्वच्छ पानी ले जाने की आवश्यकता होती है, और उसके लिए भी प्लास्टिक की बोतल का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि वो प्लास्टिक की बोतल उसके बाद पार्क से बाहर लाई जाती है और उसको साइंटिफिकली डिस्पोज ऑफ किया जाता है। परंतु कॉर्पोरेट प्रशासन द्वारा ये एक निर्णय लिया गया है कि अगले सीजन से हम ये प्रयास करेंगे कि प्लास्टिक की बोतल्स जो हैं उनका जाना कॉर्बेट में पूर्णतः रोका जाए। नई व्यवस्था के तहत सैलानी एंट्री गेट पर भुगतान करके पीने के पानी वाली कांच की बोतलें ले सकते हैं। खास बात यह है कि ये पैसा रिफंडेबल होगा, यानी पर्यटक यात्रा पूरी करने के बाद बोतलों को लौटाकर अपनी राशि वापस ले पाएंगे। अधिकारियों का मानना है कि ये पहल न केवल कॉर्बेट के जंगलों को प्लास्टिक कचरे से मुक्त रखने में मदद करेगी, बल्कि पूरे देश के संरक्षित क्षेत्रों के लिए एक आदर्श भी बन सकती है। नैनीताल पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 1 करोड़ 85 लाख रुपए कीमत की 618 ग्राम स्मैक बरामद की है। एसओजी और काठगोदाम पुलिस की संयुक्त टीम ने राजस्थान के भरतपुर निवासी 2 सगे भाइयों गजब सिंह और सीताराम को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 618 ग्राम स्मैक, एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू और तस्करी में इस्तेमाल की जा रही कार बरामद की है। पुलिस के अनुसार दोनों हल्द्वानी में स्मैक की डिलीवरी देने पहुंचे थे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का मिशन ड्रग्स फ्री देवभूमि एक मिशन चल रहा है। इसके अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री महोदय का विजन है कि इस देवभूमि को ड्रग्स मुक्त बनाए और जो है ड्रग्स के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। इसी के दिशा में हमारा माननीय पुलिस मुख्यालय द्वारा, माननीय डीजीपी महोदय द्वारा और माननीय आईजी महोदय द्वारा एक मिशन चल रहा है, एक प्रोजेक्ट चल रहा है, ऑपरेशन प्रहार। ऑपरेशन प्रहार में विभिन्न प्रकारों की गुंडा एलिमेंट्स के अलावा जो समाज का घातक अपराध होते हैं उन पर प्रहार करने का एक मिशन। भीमताल में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि भीमताल अपनी हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता के कारण इस आयोजन के लिए उपयुक्त स्थान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रकृति हमारा वर्तमान और भविष्य दोनों है, इसलिए इसकी रक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है। भाइयों बहनों, विश्व पर्यावरण दिवस का ये कार्यक्रम भीमताल में होना अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ की सुंदर झील, चारों ओर फैली हरियाली, पर्वतों की अद्भुत श्रृंखला और प्रकृति की अनुपम छटा हमें केवल आनंद का अनुभव ही नहीं बल्कि हमें ये भी याद दिलाती है प्रकृति और पर्यावरण
ही हमारा वर्तमान भी है और हमारा भविष्य भी है। इसलिए इस प्रकृति और पर्यावरण को सुरक्षित रखना, संरक्षित रखना हम सभी का दायित्व है, हम सभी की जिम्मेदारी है। भाइयों बहनों, आज का दिन केवल पौधे लगाने या औपचारिक कार्यक्रम को करने का ही नहीं, बल्कि आज का दिन हम सभी को एक सोचने का, विचारने का और आत्मचिंतन करने का भी दिन है। आज का दिन स्वयं से ये पूछने का दिन है, ये पूछने का अवसर है कि हम आने वाले समय में अपने बच्चों को, अपनी पीढ़ियों को कैसी धरती, कैसा पर्यावरण और कैसा उनका भविष्य सौंपकर जाना चाहते हैं, किस प्रकार की प्रकृति उनको विरासत में देते हैं। क्या हम उन्हें स्वच्छ नदियों भरे हरे भरे जंगल, शुद्ध वातावरण देंगे या फिर प्रदूषण, जल संकट और पर्यावरणीय चुनौतियों से भरा हुआ भविष्य देकर जाएंगे? इस प्रश्न का उत्तर केवल ये मेरा प्रश्न नहीं है कि मैं यहां से बोल रहा हूं, ये हम सबका। उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा में इस साल लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। सरकार यात्रा को सफल बताते हुए लगातार बढ़ते आंकड़ों का हवाला दे रही है, लेकिन कांग्रेस ने यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का कहना है कि चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या और अधिक हो सकती थी यदि सरकार द्वारा यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि चारधाम यात्रा आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है और देश दुनिया से श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचते हैं। बहुत छोटा आंकड़ा है, संख्या तो हमेशा बढ़ती रहती है। अगर वहाँ पे सारी सुविधाएं यात्रियों को मिलती, उसका प्रचार प्रसार किया जाता, रोडें अच्छी होती, स्वास्थ्य की सुविधा अच्छी होती, होटल वहाँ पे अच्छे होते, कनेक्टिविटी अच्छी होती, मैं समझता हूँ ये आंकड़ा बहुत आगे जा सकता था। लेकिन जो पहले के जो हमारे जो घटनाएं हुई हैं, जो हमारे अनुभव है पुराने, उनसे सरकार ने सीख नहीं ली है। अगर सीख ली जाती तो मैं समझता हूँ ये आंकड़ा हम बहुत आगे बढ़ा सकते थे, जिससे श्रद्धालु भी यहाँ पे आते, टूरिस्ट भी यहाँ पे आते, उत्तराखंड को अच्छा आर्थिक लाभ होता, लेकिन वो आंकड़ा हम लोग छू नहीं पाए। उत्तराखंड सरकार ने दायित्वधारियों की चौथी सूची जारी कर दी है और 7 लोगों को नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। इसके साथ ही राज्य में दायित्वधारियों की संख्या 100 के करीब पहुंच गई है। पूर्व मंत्री दिनेश अग्रवाल को सेतु आयोग में सलाहकार नियुक्त किया गया है। जिम्मेदारी मिलने पर उन्होंने मुख्यमंत्री धामी और पार्टी नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। दिनेश अग्रवाल ने कहा कि 2 मुख्यमंत्रियों के साथ काम करने और कैबिनेट मंत्री रहने का उन्हें व्यापक अनुभव है, जिसका उपयोग वो नई जिम्मेदारी में बेहतर कार्य करने के लिए करेंगे। ऐसा है, आज लगभग 2.25 वर्ष सन 24 में मैं भारतीय जनता पार्टी में आया था, लोकसभा चुनाव से पहले, और उससे पहले लगभग 55 वर्ष में कांग्रेस में रहा। और मेरी आदत में एक चीज शुमार रही कि मैं जहां भी रहता हूं बहुत ईमानदारी और निष्ठा के साथ रहता। मैं जब से भारतीय जनता पार्टी में आया, चाहे चुनाव के समय पर आया, तो जो मॉनसून सीजन से पहले डेंगू की रोकथाम के लिए नगर निगम देहरादून ने विशेष लार्विसाइडल टैंकर अभियान शुरू किया है। महापौर शरद थपलियाल और नगर आयुक्त आलोक कुमार पांडे ने 15 लार्विसाइडल टैंकरों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये टैंकर शहर के संवेदनशील क्षेत्रों, जलभराव वाले स्थानों, नालों, खाली भूखंडों और निर्माणाधीन स्थलों पर लार्विसाइडल दवा का छिड़काव करेंगे। अभियान के साथ स्वच्छता और जन जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे। देखिए, अभी फर्स्ट बारिश हुई है, जैसा कि आपने देखा, तो हम लोगों ने कोशिश की है कि चूँकि मच्छर और लार्वा जो होते हैं नालियों और जो पानी होता है उसमें होते हैं, तो आज लगभग 12 टैंकर जिसमें केमिकल हैं हम लोग नालियों पे छिड़काव के लिए भेज रहे हैं। तो देहरादून में क्या होता है कि बारिश कभी भी आ सकती है। दूसरा क्या है, सड़कों पे गड्ढे, घरों के आसपास गड्ढे, नालियाँ बहुत हैं।
उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। देहरादून स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक CS तोमर ने बताया कि राज्य में अगले 2 दिनों तक कई जिलों में बारिश और कई जगहों पर तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और सड़क बाधित होने का भी खतरा जताया गया है। देखिए, अभी जो है पिछले 2 दिन से जो है सिस्टम जो है वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस और ईस्टर्ली की इंटरेक्शन भी था, तो उसकी वजह से ये एक्टिविटी हुई है। अभी पिछले 24 घंटे में भी हमको जो है कुछ मसूरी है जैसे वहाँ पे हैवी रेनफॉल भी रिपोर्ट हुआ है और बाकी जगह मॉडरेट से जो है मॉडरेट रेनफॉल भी हमें 2-4 जगह पे रिपोर्ट हुआ है। तो काफ़ी जगह पे रिपोर्ट हुई है रेनफॉल, फेयरली वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन रहा है। और ऐसे ही हमें आज भी जो है अगले 24 घंटे में भी जो है हमारे को अनेक स्थान से अधिकांश स्थानों पे उत्तराखंड में जो पर्वतीय जिले वहाँ पे बारिश होने का, हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने का आशंका बनी। हरिद्वार में मौसम ने अचानक करवट ले ली। तेज हवाओं के साथ हुई झमाझम बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी और उमस से बड़ी राहत दिलाई। पिछले कई दिनों से गर्मी की मार झेल रहे लोगों ने मौसम सुहावना होने पर राहत की सांस ली। शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी बारिश का असर देखने को मिला, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। हरिद्वार पहुंचे श्रद्धालुओं और यात्रियों को भी मौसम के इस बदलाव से राहत मिली है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की पहल पर विकसित बायोडायवर्सिटी पार्क पर्यावरण संरक्षण का नया उदाहरण बनकर उभरा है। खाली पड़ी भूमि को विकसित कर बनाए गए इस पार्क में 9000 से अधिक पौधे लगाए गए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में अन्य खाली भूमि को भी चिन्हित कर ऐसे पार्क विकसित किए जाएंगे। उन्होंने लोगों से विकास कार्यों के दौरान कटने वाले पेड़ों के बदले कम से कम दोगुने पेड़ लगाने की अपील की है। उनको विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पूरे जनपद में विभिन्न जगहों पर वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है। हरिद्वार अभियान के तहत और साथ ही हरित कुंभ 2027 के अभियान को लेते हुए आज से जगह जगह वृक्षारोपण किया जाएगा। आने वाले समय में मानसून के सीज़न में उसके बाद भी कार्रवाई जारी रहेगी। आज सिडकुल में यहाँ पर एक बहुत ही डिग्रेडेड सी लैंड थी जहाँ पर जंगल झाड़ी उगी हुई थी, काफ़ी यहाँ पे जल भराव की भी समस्या थी, इसको डेवलप किया गया है। की तरफ से ये बता दूं कि हम व्यवसाय के साथ साथ पर्यावरण, सोसाइटी और भी जो आने वाली जनरेशन के प्रति हमारी जिम्मेवारियां हैं उनको निभा रहे हैं और सारे ऑल इंडिया में निभा रहे हैं। आज पर्यावरण एक बहुत बड़ी चुनौती है और जिम्मेवारी भी है। इस जिम्मेवारी को निभाते हुए ये 4.5 एकड़ में हमने इसको क्लीन अप करके जो एक डंपिंग ग्राउंड बना हुआ था, इस स्थल को एक नया जीवन और नया हरियाली दी है, जो धरती माता के प्रति हमारा श्रद्धांजलि है। और इसको चलते हुए हमने यहाँ 9000 पेड़ लगाए हैं। कांवड़ यात्रा और आगामी कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर हरिद्वार प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने भादराबाद बाईपास से जगजीतपुर तक निर्माणाधीन फ्लाईओवर और रिंग रोड परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण कर कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था और ठेकेदारों को निर्देश दिए कि 30 जून तक पूरे किए जा सकने वाले सभी निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ समय पर पूरे किए जाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांवड़ मेले के दौरान किसी भी प्रकार का सड़क निर्माण नहीं होगा। हरिद्वार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत हो गई है। जिला प्रशासन और निर्वाचन विभाग ने मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध और त्रुटि रहित बनाने के लिए कमर कस ली है। इस अभियान के तहत जनपद के 1715 बूथ लेवल अधिकारी घर घर जाकर प्रत्येक मतदाता का सत्यापन करेंगे। आपको बता दें कि राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक में एडीएम प्रशासन और उप जिला निर्वाचन अधिकारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि जिन युवाओं की आयु 1 जुलाई 2026 तक 18 साल पूरे हो जाएंगे, उन्हें मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने का अवसर मिलेगा। प्रक्रिया के अंतर्गत जो हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं वो 8 जून से लेकर 7 जुलाई तक हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन करेंगे और जो हमारे गणना प्रपत्र हैं, इन्यूमरेशन फॉर्म्स हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा और उसको भरने के पश्चात उसका कलेक्शन इस दौरान होगा। मेरी आपके माध्यम से सभी जनपद के मतदाताओं से ये अपील है कि वे बीएलओ का सहयोग करें और इस प्रक्रिया में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त जो हमारे जिला स्तरीय प्रतिनिधि हैं राजनीतिक दलों के, उनके साथ लगातार बैठकें की जा रही हैं।
देहरादून में हाल ही में अस्पताल में लगी आग की घटना के बाद अग्निशमन विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी अभिनव त्यागी ने सभी फायर स्टेशनों को अस्पतालों की नियमित जांच के निर्देश दिए हैं। अब अस्पतालों में फायर सेफ्टी और विद्युत व्यवस्थाओं की रोजाना जांच कर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण बिजली की ओवरलोडिंग और एसी में शॉर्ट सर्किट सामने आया था। इसके बाद विभाग ने फायर अलार्म, अग्निशमन यंत्र, विद्युत उपकरणों और इमरजेंसी निकासी व्यवस्थाओं की सघन जांच शुरू कर दी है। सीएफओ ने कहा कि सुरक्षा मानकों में कमी मिलने पर अस्पतालों को सुधार का समय दिया जाएगा, लेकिन लापरवाही मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, एक तो इस हॉस्पिटल में फायर हुई थी अभी कुछ दिन पहले, और उसके बाद फिर हम लोगों ने इसकी तकलीफ दी थी। इससे पहले भी लगातार हम हॉस्पिटल की तकलीफ करते रहते थे। तो उसमें मेजर रीज़न जो फायर का था वो इलेक्ट्रिकल ओवरलोडिंग और एसी से फायर स्टार्ट होना बताया गया। तो देखिए, उसमें हमने अभी रोज़ एक पर डे हॉस्पिटल चेकिंग रिपोर्ट मंगाना अपने कार्यालय में शुरू किया हुआ है। हर स्टेशन से हमें डेली हॉस्पिटल स्पेसिफिकली चेकिंग की रिपोर्ट आ रही है। उसमें जिन हॉस्पिटलों में जो कमी पाई जा रही है तो उनको सुधारने हेतु थोड़ा समय दिया जा रहा है, और उसके बावजूद भी अगर वो उसको सुधारेंगे नहीं भविष्य में तो फिर उनके लिए आगे फर्दर कार्रवाई के लिए देखा जाएगा। साथ ही मैंने सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट भी की है अलग अलग मीडिया हैंडल्स के द्वारा कि अपने भवन में जो आपका मैक्सिमम कैपेसिटी है उसी के हिसाब से बिजली के उपकरण लगाएं। ओवरलोडिंग ना हो, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और ओवरलोडिंग के टाइम पे शॉर्ट सर्किट के हाई चांसेस रहते हैं, जिससे कि फायर स्टार्ट हो जाएगी। शक्ति फार्म क्षेत्र के वार्ड 12 में एक 27 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाने से मौत हो गई। मृतका की पहचान सपना हाजरा पत्नी गणेश हाजरा के रूप में की गई है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए खटीमा भेज दिया है। बैकुंठपुर के 12 फैमिली एक गांव है, उस गांव के में जो है हाजरा नाम करके नरेश हाजरा, उनकी बीवी का नाम है सपना हाजरा। उनकी मुझे जहाँ तक जानकारी है उनकी दिमाग का इलाज चल रहा था और दवाई भी ठीक ठाक चल रहा था। अचानक जो है ये फांसी लगा लिया, लेकिन फांसी का कारण अभी पता नहीं है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।